इकोनॉमिक्स के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिमांड। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम देखे थे डिमांड। तो डिमांड को कैसे डिफाइन करेंगे कि डिमांड इज़ द विलिंगनेस ऑफ ए कंज्यूमर टू पे फॉर ए पार्टिकुलर गुड एट वेरियस प्राइसेस। ठीक है, कि डिमांड मतलब कि कोई कंज्यूमर उस चीज़ को ख़रीदना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड। जैसे कि अभी डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रहा है। ठीक है, तो डिमांड फॉर पेट्रोल डीजल व्हीकल्स घट रहा है, यानी कि कंज्यूमर उसको खरीदने में कितना इंटरेस्टेड है, कितना ज़्यादा कंज्यूमर किसी आइटम को खरीदने में इंटरेस्टेड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड। तो फिर आगे है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, देखते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग सेम, यानी बाकी सारे फैक्टर्स को यदि हम सेम रखें तो एज द प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विस इंक्रीजेस कंज्यूमर डिमांड फॉर द गुड एंड सर्विस विल डिक्रीज। तो बाकी फैक्टर्स को छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो सकता है, जैसे कि दवाई है, तो दवाई जिसको खाना है तो दवाई का दाम बढ़े तो भी वो दवाई खाएगा ही, दवाई का दाम घट जाए तो ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा दवाई खाने लगेगा। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ कुछ फैक्टर्स को यदि हम लोग छोड़ दें, नॉर्मल चीज़ों में अगर हम डिमांड देखें तो अगर प्राइस बढ़ेगा किसी गुड या सर्विस का, उसका डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, जैसे अभी फ्रूट्स का दाम अगर बढ़ जाता है तो उसका डिमांड क्या होता है, घट जाता है, लोग कम खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसका जस्ट उल्टा, अगर प्राइस किसी चीज़ का घट जा रहा है तो उसका डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे ओनियन सस्ता हो गया, सपोज 10 रुपये किलो हो गया, तो जो आदमी 1 किलो खरीदने वाला था वो भी 2 किलो खरीद लेता है। ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि यदि बाकी फैक्टर्स को अगर हम कांस्टेंट रखें या सेम रखें तो यदि प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, गुड्स और सर्विस का डिमांड क्या होगा, घटेगा। यदि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, फिर वही है, हायर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, बिकॉज कंज्यूमर कॉस्ट टू एक्वायर दैट गुड और सर्विस इंक्रीजेस। तो प्राइस बढ़ने से क्या होता है, कम क्वांटिटी का डिमांड होता है, यानी क्वांटिटी डिमांड घट जाता है। क्यों, क्योंकि खरीदने के लिए कंज्यूमर को क्या करना पड़ता है, एक कॉस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, फिर आगे देखो, तो डिमांड, इसको एक कर्व के माध्यम से हम लोग दिखा सकते हैं ना। प्राइस को हम लोग वाई एक्सिस पे रखें और क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे रखें। ठीक है, तो ये क्या है, इस टाइप का है। ठीक है, तो ये लाइन क्या दिखा रहा है, ये लाइन प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, कि प्राइस जब ज़्यादा था तो डिमांड देखो कम था, है ना। प्राइस क्या हुआ, थोड़ा कम हुआ तो डिमांड थोड़ा बढ़ा, प्राइस जब बहुत कम है तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यही है लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, तो ये क्या है, in economics, extension and contraction in demand are used when the quantity demanded rises or falls as a result of change in price as we move along a given demand curve। तो जैसे वो डिमांड कर्व था, इसको हम लोग डिमांड कर्व बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिमांड कर्व बोल सकते हैं। तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है, क्या है कि डिमांड बढ़ रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड, और एक्सटेंशन इन डिमांड कब आएगा, जब प्राइस कम होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या होगा, जब हम लोग इस तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, डिमांड घट जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है और ये कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है। ठीक है, और एक्सटेंशन इन डिमांड क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, कि डिमांड कर्व की तरह जो हम लोग मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे प्राइस घट रहा है क्वांटिटी डिमांड बढ़ते जा रहा है। ठीक है, वही है। देखो फिर से एक बार इसमें देख लेते हैं, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड आर यूज्ड व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस और फॉल्स एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो फिर देखो, व्हेन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए गुड राइजेस, यानी कि डिमांड यदि बढ़ रहा है किसी वस्तु का तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। डिमांड क्यों बढ़ रहा है, तो प्राइस घटने के कारण। ठीक है, लेकिन जब किसी वस्तु का क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, घट रहा है प्राइस बढ़ने के कारण, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का अलग मीनिंग था कि प्राइस बढ़ेगा तो किसी गुड्स का क्या होगा, डिमांड घटेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब प्राइस घटेगा तो किसी गुड का डिमांड बढ़ेगा, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, एक्सटेंशन इन डिमांड। ठीक है, फिर है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड मीन्स द कंज्यूमर बाइज मोर ऑफ द गुड एट वेरियस प्राइजेस देन बिफोर। इसका अर्थ क्या है,
कि प्राइस भी बढ़ गया है, ठीक है, फिर भी कंज्यूमर क्या कर रहा है, उस गुड को ज़्यादा खरीदना चाह रहा है, ज़्यादा उसका डिमांड है। क्यों? जैसे फेस्टिवल टाइम है तो उस टाइम फ्रूट्स का डिमांड बढ़ जाता है, फ्रूट्स का प्राइस भी बढ़ जाता है, लेकिन फ्रूट्स का डिमांड भी बढ़ जाता है। तो इस केस में क्या है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। जैसे डिक्रीज इन डिमांड, तो ठंडे के टाइम में लोग कुछ कुछ फल को नहीं खाते हैं, जिससे कि वो ठंडा फल को नहीं खाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम में उसका प्राइस भी कम रहता है, फिर भी उसका डिमांड भी कम रहता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, इफ़ द इनकम ऑफ ए कंज्यूमर इंक्रीजेज, ठीक है, चाहे तो किसी कंज्यूमर का पैसा अभी हम 5,000 कमा रहे तो 50,000 कमाने लगे, तो क्या है कि मेरा डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, चाहे किसी गुड का दाम बढ़े या घटे, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। या फिर किसी गुड का फैशन हो, नया टाइप का कोई जीन्स हो, नया टाइप का कोई कपड़ा हो, उसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिमांड यंगस्टर्स लोग करने लगते हैं, ठीक है, भले उसका प्राइस ज़्यादा ही क्यों ना हो, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, ठीक। इसमें क्या है, ये प्राइस इंडिपेंडेंट होता है, ये प्राइस पे डिपेंड नहीं करता है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड क्या है, ये प्राइस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या कर रहा था, वो प्राइस बढ़ने घटने के कारण डिमांड बढ़ घट रहा था। और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड क्या है, प्राइस से वो इंडिपेंडेंट है, प्राइस से उसको मतलब नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये क्या बताता है, एलास्टिसिटी डिमांड इलास्टिसिटी, ठीक है, यानी डिमांड का इलास्टिसिटी रिफर्स टू हाउ सेंसिटिव द डिमांड फॉर ए गुड इज़ टू चेंज इन अदर वेरिएबल सच एज प्राइजेस एंड कंज्यूमर इनकम। मतलब कि कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, जैसे सपोज प्याज है, ठीक है, ऑनियन है, तो अभी उसका रेट 20 रुपया है, तो उसका क्या डिमांड है, ठीक है, सपोज 100 kg डिमांड है। अगर उसका रेट 30 रुपया हो जाता है तो डिमांड क्या होगा, अचानक बहुत ज़्यादा घट जाएगा क्या, ठीक है, ये सेंसिटिविटी है, ठीक है। या फिर अगर 15 रुपया ऑनियन हो जाता है तो क्या उसका डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्या। तो कितना ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है और कितना ज़्यादा घट रहा है, ठीक है, वो प्राइस के फ्लक्चुएशन से या अदर किसी और फैक्टर्स के फ्लक्चुएशन से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे मान लो कि कोई पार्टिकुलर मेडिसिन है, ठीक है, जैसे सपोज मलेरिया का मेडिसिन है, तो उसका प्राइस घट जाएगा तो क्या उसका डिमांड बढ़ जाएगा क्या, नहीं, वो क्या है, बहुत कम इलास्टिसिटी है उसमें, ठीक है। जैसे कार है, तो कार का प्राइस सपोज 1,00,000 रुपये अगर घट जाएगा तो क्या उसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्या, उसका डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि सपोज कुछ छोटे छोटे होते हैं सामान जिसका दाम घट जाता है, जैसे ये फ्लिपकार्ट पे आता है, ठीक है, बिग बिलियन डेज, तो उसमें क्या होता है कि दाम घट जाता है तो उसका डिमांड अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि किसी एक गुड का या सर्विस का प्राइस कम होने से उसका या प्राइस बढ़ने से उसका डिमांड कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, उसको हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड डिमांडेड, यानी कि कितना गुड, जैसे कि 10 रुपया था, ठीक है, प्राइस, तो उस टाइम 100 गुड डिमांड था, ठीक है, अब प्राइस कितना हो गया, 15 रुपया हो गया, तो उस टाइम अब कितना हो जा रहा है, 80 गुड, तो ये चेंज इन कितना हो रहा है, ये 20 हो जा रहा है, ठीक है, यानी गुड के डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, 20 हो रहा है, अब प्राइस में कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ गुड डिमांडेड, तो ये कितना हो जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड डिमांड, तो हो जाएगा 20 बाय ये 5, तो 5 4 जा 20, ठीक है, इसको इंटू 100 करेंगे, समझ, 5 4 जा, ठीक है, तो ये इससे क्या होगा, परसेंटेज चेंज निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हम लोग इस टाइप से इसको निकाल सकते हैं। तो फिर से एक बार देखो कैसे निकालेंगे, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड डिमांडेड, तो गुड के डिमांड में कितना बदलाव आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे प्राइस में कितना बदलाव आ रहा है, उसको परसेंटेज में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो वही क्या है, डिमांड इलास्टिसिटी, ठीक है। फिर देखो, हायर डिमांड इलास्टिसिटी फॉर ए particular economic variable means that consumer are more responsive to the change in this variable such as price और income, ठीक है। तो सपोज इलास्टिसिटी ज़्यादा है किसी चीज़ का, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि कंज्यूमर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कंज्यूमर का रिएक्शन उस पर फास्ट है ना, यदि प्राइस थोड़ा भी बढ़ रहा है तो डिमांड तुरंत घट रहा है, या प्राइस तुरंत थोड़ा भी घट रहा है तो उसका डिमांड तुरंत बढ़ रहा है, यही सेंसिटिविटी है ना। फिर क्या है, सप्लाई, नेक्स्ट टर्म क्या है, सप्लाई, तो इसको देखते हैं।
तो सप्लाई इज ए फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब्स द टोटल अमाउंट ऑफ ए स्पेसिफिक गुड और सर्विस दैट इज अवेलेबल टू कंज्यूमर ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो सप्लाई क्या बताता है कि सप्लाई समझ रहे हैं ना, जैसे वाटर सप्लाई है, ठीक है, गुड्स का सप्लाई है, तो मान लो ठीक है कंज्यूमर के पास पैसा भी है, डिमांड भी है, तो कभी कभी क्या होता है कि किसी गुड्स का सप्लाई ही कम होता है, जैसे कोरोना वैक्सीन है, ठीक है, तो मान लो हम 20 साल के हैं तो हम पैसा भी रखे हुए 5-6 रुपया, लेकिन क्या हम कोरोना वैक्सीन खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका सप्लाई भी कम है, तो वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, ठीक है। उसी तरह बहुत चीज़ें होती हैं कि जैसे कार है, तो अभी हम खरीदने गए कोई लेटेस्ट मॉडल, तो भले हम पैसा उससे ज़्यादा भी लेकर के जाएंगे, लेकिन उसका अगर सप्लाई नहीं है तो हम उसको इमीडिएट नहीं खरीद पाएंगे, हमको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सप्लाई क्या है? एक इकोनॉमिक टर्म है, क्या बताता है कि किसी एक पीरियड ऑफ टाइम, किसी समय में, ठीक है, कितना गुड और सर्विस है वो अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो सप्लाई क्या है? एक इकोनॉमिक टर्म में बताता है, जो बताता है कि किसी टाइम पीरियड में कितना गुड और सर्विस मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बाकी फैक्टर्स को आप कांस्टेंट रखिए, उसमें कोई बदलाव मत करिए। द सप्लाई प्रोवाइडेड बाय प्रोड्यूसर्स विल राइज इफ द प्राइस राइजेस बिकॉज ऑल फर्म्स लुक टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। इसका अर्थ क्या है कि यदि किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो सब लोग उसको सप्लाई करना चाहते हैं। जैसे अभी ये जो कोरोना के टाइम में हुआ, क्या हुआ? मास्क हुआ, ठीक है, तो मास्क का क्या हुआ? डिमांड बहुत बढ़ गया, तो मास्क का क्या हुआ? प्राइस बढ़ गया, तो बहुत सारी कंपनियां क्या करी? मास्क बनाना स्टार्ट कर दी। जैसे सैनिटाइज़र था कोविड के टाइम में, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि सैनिटाइज़र का प्राइस बहुत बढ़ गया, तो हर कंपनी क्या करी? सैनिटाइज़र, बहुत सारी कंपनियां सैनिटाइज़र बनाना शुरू कर दी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? प्राइस बढ़ने, सप्लाई क्यों बढ़ता है? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां, सब कंपनियां क्या चाहती हैं कि उनका प्रॉफिट बढ़े, ठीक है। फिर आगे देखो, नेक्स्ट टर्म क्या है? सप्लाई प्राइस है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो द मिनिमम प्राइस, सप्लाई प्राइस क्या है? द मिनिमम प्राइस दैट सेलर्स आर विलिंग टू एक्सेप्ट फॉर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए गुड, इट इज़ द लोवेस्ट प्राइस दैट द सेलर्स विल एक्सेप्ट फॉर ए गुड। सप्लाई प्राइस क्या है? जैसे हम लोग कोई सामान खरीदेंगे, ठीक है, तो दुकानदार उसका दाम कितना बताया? 100 रुपया, है ना। तो फिर हम लोग बोले नहीं नहीं 100 रुपया बहुत ज़्यादा है, डिस्काउंट करो थोड़ा, चलो 90 चलो 80 ले लो। तो 80 पे वो तैयार नहीं हो रहा है, ठीक है, फाइनली जा कर के दुकानदार 90 पे बेचने के लिए तैयार हो रहा है। तो सप्लाई प्राइस कितना हो जाएगा उसका? 90 हो जाएगा रुपीज़। क्यों? कि सप्लाई प्राइस क्या है? वो मिनिमम प्राइस है जिस पे जो सेलर है वो सामान को बेचने के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? लोवेस्ट प्राइस है ना। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा? सप्लाई शेड्यूल है, इसको देखते हैं। तो सप्लाई शेड्यूल क्या है? ए सप्लाई शेड्यूल इज ए टेबुलर डिपिक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। इट इज़ जनरली रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज ए सप्लाई कर्व, ठीक है। तो सप्लाई शेड्यूल क्या है कि एक टेबल बना लेंगे, है ना, एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे? प्राइस लिख देंगे, और एक तरफ क्या लिखेंगे? सप्लाई, है ना। कि जब प्राइस था 10 रुपया तो सप्लाई उस टाइम 100 था, प्राइस 12 हो गया सप्लाई 120 हो गया, ठीक है, प्राइस 15 हो गया तो सप्लाई हो सकता है 130 हो गया। तो इस टाइप एक हम लोग टेबल जो बना रहे हैं उसी को हम लोग सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है, कि अलग अलग प्राइस पे कितना कितना क्वांटिटी ऑफ गुड मार्केट में अवेलेबल था, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई शेड्यूल, है ना। और इसी सप्लाई शेड्यूल को जब हम लोग एक कर्व के फॉर्म में क्वांटिटी, और सपोज यहाँ प्राइस ले रहे हैं वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं? क्वांटिटी ले रहे हैं। इसको जब हम लोग कर्व के रूप में दिखाएंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप को मान लो कर्व आ रहा है, या इस टाइप का भी हो सकता है, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो आगे सप्लाई कर्व को ही देखते हैं क्या है। तो सप्लाई कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या अर्थ है? कि इसको हम लोग ग्राफ के टर्म में बता रहे हैं, ठीक है, of the relationship between the price of a good or service and the quantity supplied for a given period of time। तो किसी टाइम पीरियड में, ठीक है, तो उसमें क्या है कि क्वांटिटी कितना सप्लाई हो रहा है एक प्राइस, जैसे 100 रुपये प्राइस था तो उस टाइम कितना क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है, जब प्राइस 120 हो गया तो उस टाइम कितना क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसको जब हम लोग कर्व के रूप में दिखाएंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस टाइप, सपोज ये प्राइस है, ये क्या है? क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई, है ना।
कि कितना क्वांटिटी अवेलेबल है या कितना सप्लाई है, ठीक है। तो इसी कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई कर्व। ये कर्व इस टाइप हो सकता है, ये कर्व कुछ इस टाइप हो सकता है, ठीक है। वो कोई भी शेप का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। उसको हम लोग सप्लाई कर्व बोलेंगे। फिर है सप्लाई फंक्शन। तो सप्लाई फंक्शन क्या है, सप्लाई फंक्शन इज ए मॉडल। Supply function is a model that represents the behavior of the producers or sellers in the market, ठीक है। तो ये क्या है, एक इक्वेशन है। सपोज ये z इक्वल्स टू हो जाएगा 0.5x1 हो जाएगा प्लस 6x2 हो जाएगा प्लस 0.5x3 का स्क्वायर, इस टाइप का एक इक्वेशन हमको एक कॉम्प्लेक्स सा इक्वेशन होगा, ठीक है। इस इक्वेशन में ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ द इनपुट, टेक्नोलॉजी, टैक्सेस, सब्सिडीज़, ये सब है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मॉडल बोलते हैं। ये जो पूरा इक्वेशन हम बनाए हैं इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडल बोलते हैं, ठीक है। x1 x2 x3 ये सब क्या क्या है, अलग अलग फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट कर रहा है, इस जेड को, ठीक है। तो सप्लाई फंक्शन क्या है, एक मॉडल है जो बताता है बिहेवियर ऑफ द प्रोड्यूसर्स की। मान लो प्राइस बढ़ जा रहा है तो कितना ज़्यादा वो लोग सप्लाई बढ़ा देंगे, या फिर उसका अचानक डिमांड बढ़ गया तो कितना ज़्यादा बढ़ा देंगे, टैक्स कम हो गया तो कितना ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो सप्लाई फंक्शन किस किस वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, तो प्राइस ऑफ गुड पे डिपेंड करता है, प्राइसेस ऑफ द इनपुट्स। इनपुट्स मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को बनाने के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट्स बोलते हैं। टेक्नोलॉजी, कुछ नया टेक्नोलॉजी आ गया, कुछ अच्छा टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है। टैक्सेस, हो सकता है गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, गवर्नमेंट टैक्स उस गुड पे घटा दे, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट को सब्सिडी देने लगे। और फिर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स और सेलर्स, की कितना प्रोड्यूसर है और कितना सेलर्स है, उस पर भी डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि ये जितना ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा। फिर आगे देखते हैं, सप्लाई कर तो हम लोग देख ही लिए। फिर क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई, है ना। तो इसमें क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए गुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि यदि हम लोग क्या करेंगे कि बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे तो जैसे किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा उसका क्या होगा, सप्लाई भी बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्राइस बढ़ने से क्या होता है, डिमांड घट जाता है, लेकिन सप्लाई बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि हर कोई चाहता है कि प्राइस बढ़ा है तो ज़्यादा प्रॉफिट अभी कमा लेते हैं, मौका है, ठीक है। फिर क्या है, देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन एज प्राइस चेंजेस। यदि प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है, प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा, ठीक है। फिर है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वही बताएगा, क्या बताएगा, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था कि प्राइस घटने से या प्राइस बढ़ने से डिमांड में कितना अंतर पड़ रहा है, ठीक है। उसी तरह इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या बताएगा कि प्राइस घटने से या प्राइस बढ़ने से सप्लाई में कितना ज़्यादा अंतर पड़ रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर का रेस्पॉन्स, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या था, कंज्यूमर का, डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है, ठीक है। और सप्लाई कौन करता है, वो प्रोड्यूसर करता है, ठीक है। तो डिमांड में क्या था कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस का अर्थ होता है कि रेस्पॉन्स कैसा कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव रेस्पॉन्स हो सकता है, नेगेटिव रेस्पॉन्स हो सकता है, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ प्रोड्यूसर्स टू चेंजेस इन द प्राइस ऑफ देयर गुड्स और सर्विसेज, कि यदि प्राइस बढ़ रहा है तो कंज्यूमर उस पर कितना ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। यानी कितना ज़्यादा वो अपना सप्लाई और बढ़ा दे रहा है, प्राइस घट रहा है तो वो अपना कितना ज़्यादा सप्लाई और घटा ले रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड। तो इसको भी कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड में जो चेंज आ रहा है और प्राइस में जो चेंज आ रहा है, उन दोनों की ये रेशियो, या इसको परसेंटेज में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इलास्टिसिटी क्या बताएगा, देखिए, हाई इलास्टिसिटी इंडिकेट्स द सप्लाई इज मोर सेंसिटिव टू चेंजेस इन प्राइस। यानी ज़्यादा इलास्टिसिटी, किसी गुड को हम लोग बोलेंगे कि इसका सप्लाई ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है कि प्राइस थोड़ा मोड़ा घटने बढ़ने से उसका सप्लाई बहुत ज़्यादा घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। और लो इलास्टिसिटी मतलब क्या होगा कि थोड़ा बहुत उसका प्राइस घट बढ़ भी रहा है तो उसके सप्लाई पे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। नो इलास्टिसिटी मतलब
कि सप्लाई से प्राइस से कोई मतलब ही नहीं है उसका सप्लाई पे, ठीक है। वो जितना सप्लाई हो रहा है उतना ही होगा, चाहे उसका प्राइस बढ़े या उसका प्राइस घटे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल। सुने होंगे सब कोई। तो कैपिटल का अर्थ क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमी में, ठीक है। पूरा इकोनॉमी का जो ड्राइविंग एजेंट है वो क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल को हम लोग पैसा, पूंजी, धन ये भी बोल सकते हैं ना। तो कैपिटल रिफर्स टू फाइनेंशियल एसेट्स और द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट क्या है कि हमारे पास एक ज़मीन है जिसको बेच के हम क्या करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो ज़मीन हमारा क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। या फिर फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ एसेट्स, या उस ज़मीन का कीमत 10 लाख रुपया है तो उसका फाइनेंशियल वैल्यू उस एसेट का क्या कीमत है, 10 लाख, है ना। और कैपिटल में कैश भी आ सकता है एंड फंड्स हेल्ड इन डिपॉजिट अकाउंट्स। बैंक में सपोज 10 लाख रुपया जमा है या 5 लाख रुपया जमा है तो वो भी हमारे पास क्या है, पूंजी है, ठीक है। या हमारे पास 10 लाख रुपया हाथ में कैश है तो वो भी क्या हमारा पूंजी है, कैपिटल है, ठीक है। एज वेल एज फिजिकल मशीनरी एंड प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स यूज इन फैक्ट्रीज। तो फिजिकल जो मशीनरी है, मान लो हमारे पास एक शॉवेल है, एक ट्रक है, एक बस है, ठीक है, तो वो भी एक टाइप का हमारे पास कैपिटल ही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका एक फाइनेंशियल वैल्यू है, ठीक है। तो वो उसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में काउंट करेंगे, ठीक है। देखो आगे क्या है, वाइल मनी इज सिंपली यूज टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन। मनी का क्या काम होता है, पैसा का क्या काम होता है कि उसको हम लोग अपनी ज़रूरत का सामान, उससे गुड्स खरीदते हैं, सर्विसेज खरीदते हैं, ठीक है। गुड मतलब कोई फिजिकल वस्तु हो गया, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, सब गुड्स में आ गया। और सर्विसेज, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, हेयर कटिंग करा रहे हैं, ट्यूशन कोचिंग ले रहे हैं, ये सब क्या है, सर्विसेज में आता है, ठीक है। कैपिटल इज मोर ड्यूरेबल। मोर ड्यूरेबल का अर्थ होता है, मोर ड्यूरेबल का क्या अर्थ होता है, ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा टिकाऊ है, ठीक है। कैपिटल इज मोर ड्यूरेबल एंड इज़ यूज टू जनरेट वेल्थ थ्रू इन्वेस्टमेंट। कैपिटल क्या है, ज़्यादा टिकाऊ। अगर हम लोग उसी पैसे को क्या कर रहे हैं, बैंक में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं या फिर किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम कर रहे हैं, LIC में जमा कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, भविष्य में हमको और धन कमा के देगा, ठीक है, थ्रू इन्वेस्टमेंट। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, ऑटोमोबाइल, गाड़ी खरीद सकते हैं ना, उसको गाड़ी चलवाएंगे तो वो हमको पैसा कमा के देगा, ठीक है। पेटेंट्स, सॉफ्टवेयर, ब्रांड नेम्स एक्सेट्रा, ठीक है। कैपिटल कैन बी रेंटेड आउट फॉर ए मंथली और एनुअल फी टू क्रिएट वेल्थ और इट कैन बी सोल्ड व्हेन इट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। तो जैसे कि हमारे पास एक ट्रक है तो उसको हम लोग कहीं चलने के लिए दे सकते हैं, ठीक है, किसी कंपनी को दे देंगे, ट्रांसपोर्ट कंपनी को, तो वो क्या करेगी, चला के हमको हर साल पैसा कुछ देगी, ठीक है। और जब उसका ज़रूरत नहीं रहेगा तो हम लोग उसको बेच के वापस उससे पैसा ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैपिटल बोलते हैं ना। आगे देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटल, की कैपिटल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो कैपिटल क्या है, हमारे धन का वो पार्ट है विच कैन बी यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। तो जैसे कि हम लोग थोड़ा इसको और समझते हैं, जैसे कि हम 100 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, 40 रुपया क्या है, मेरा मंथली खर्चा है, रहना खाना घूमना ये सब में, है ना। कितना बच रहा है, 60 रुपया बच रहा है। तो यही 60 रुपया क्या है, हमारा कैपिटल है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा धन कमाने के लिए हम इसको लगा सकते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल को कैसे डिफाइन करेंगे, कैपिटल इज़ दैट पार्ट ऑफ वेल्थ, हमारे धन का वो भाग है जिसको हम लोग और धन कमाने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर कैपिटल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैन प्रोड्यूसेस कैपिटल। अब कैपिटल क्या, खुद ब खुद मेरे पास पैसा आ जाएगा क्या, नहीं आएगा खुद ब खुद, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। तो आदमी ही कैपिटल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कैसे, तो वो कुछ काम कर रहा है, मेहनत का काम कर रहा है, या फिर बिजनेस कर रहा है, या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो कैपिटल इज़ दैट वेल्थ विच इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो कैपिटल, या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, उस धन को लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, नया नया गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो कैपिटल क्या, हमारे धन का वो पार्ट है जो कोई गुड्स को प्रोड्यूस करने में लग रहा है, ठीक है, सर्विसेज भी हो सकते हैं। कैपिटल इज़ द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन लेबर। कैपिटल क्या है, हमारे मेहनत का नतीजा है, ठीक है। मेहनत करेंगे तभी हम कुछ पैसा कमाएंगे, फिर उस पैसे में कुछ बचाएंगे और उसको फिर और धन कमाने के लिए इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है।
Thus, every type of capital such as roads, machines, buildings and factories etc. are produced by man. तो कैपिटल में हम बताए थे कि बिल्डिंग हो सकता है, मशीन हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, ये सब क्या है, कैपिटल है। कैपिटल हर वो चीज़ है जिसमें को बेच के हम लोग क्या उसका एक फाइनेंशियल वैल्यू हो, ठीक है, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। आगे देखते हैं। कैपिटल इज पासिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसका अर्थ क्या हुआ कि कैपिटल कैन नॉट बी प्रोड्यूस विदाउट द हेल्प ऑफ एक्टिव सर्विसेज ऑफ लेबर। जैसे हमारे पास मशीन है, फैक्ट्री है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ काम करने वाले मजदूर नहीं है, तो क्या हम लोग कैपिटल प्रोड्यूस कर सकते हैं? हम लोग कैपिटल या हम लोग धन प्रोड्यूस, कोई गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसको बेच के हम लोग धन कमाए? तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो टू प्रोड्यूस विथ मशीन्स, कुछ मशीन के उपयोग से कुछ बनाने के लिए लेबर चाहिए होता है, ठीक है। दस लेबर इज एन एक्टिव वेर एज कैपिटल इज पासिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का दो फैक्टर्स होता है, एक होता है एक्टिव होता है, दूसरा होता है पासिव होता है। या कैपिटल का दो फैक्टर्स है, ठीक है। तो एक्टिव फैक्टर क्या है? वो है लेबर है, और पासिव फैक्टर क्या है? मशीन से, ठीक है, कैपिटल है ना। कैपिटल ऑन इट्स ऑन कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग अंटिल लेबर वर्क्स ऑन इट। तो मशीन रखा हुआ है, रॉ मटेरियल्स रखा हुआ है, वो कुछ नया गुड्स बना नहीं सकता जब तक कि उस पर व्यक्ति या मजदूर काम नहीं करे, ठीक है। इसीलिए क्या क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल को पासिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। अगला पॉइंट देखो, कैपिटल इज ए प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका अर्थ क्या है? द कंपोजिशन और सप्लाई ऑफ कैपिटल इज नॉट ऑटोमेटिक बट इट इज प्रोड्यूस्ड विद द जॉइंट एफर्ट ऑफ लेबर एंड लैंड, देयरफॉर कैपिटल इज प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल इज वेरिएबल। इस पॉइंट में क्या है? द टोटल सप्लाई ऑफ लैंड कैन नॉट बी चेंज वेयर एज द सप्लाई ऑफ कैपिटल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो कैपिटल वेरिएबल होता है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मशीन का साइज है या मशीन का कैपेसिटी है वो फिक्स होता है, लैंड एरिया फिक्स्ड होता है, कंपनी का साइज फिक्स है, ठीक है। लेकिन कैपिटल बढ़ घट सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पैसा है, पूंजी है, हम लोग ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं, ठीक है। If the residents of a country produce more or save from their income and the savings are invested in factories on production of capital goods, it increases the supply of capital, ठीक है। यानी कि आदमी ज़्यादा बचा रहा है, ज़्यादा कमा रहा है और उसको क्या कर रहा है? धन और कमाने में लगा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि सप्लाई ऑफ कैपिटल, पूंजी का सप्लाई क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल इज मोर मोबाइल देन अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यदि कोई पूछे तो हम लोग क्या क्या बोलेंगे? तो पहला क्या है? लैंड है, मशीन्स है, लेबरर है, फिर कैपिटल है या धन है, ठीक है, या पैसा है ना। तो क्या बोलता है कि कैपिटल इज मोर मोबाइल, पैसा ज़्यादा मोबाइल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये बहुत आसानी से जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कोई एमपी का मजदूर है तो फिर साउथ में जाके काम करना नहीं चाहेगा, एमपी में जो फैक्ट्री लगा हुआ उसको हम लोग उठा के साउथ उतनी आसानी से नहीं ले जा सकते, ठीक है। लेकिन पैसा है, पैसा को हम लोग कहीं से भी उठा के कहीं बहुत ईजिली ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर हैं, कैपिटल क्या है? उनमें से सबसे ज़्यादा मोबाइल है, ठीक है। लैंड इज़ परफेक्टली इमोबाइल है, ज़मीन को हम लोग इधर से उधर उठा के ले जा नहीं सकते। लेबर मतलब मजदूर, एंड इंटरप्रीनियर, इंटरप्रीनियर मतलब जो बिजनेस करते हैं, उनको भी अब जैसे यहाँ का कोई दुकानदार है तो उसको बोलेंगे चलो दिल्ली में दुकान लगाना, तो हो सकता है वो उतना तैयार नहीं हो, ठीक है। लेकिन पैसा हमारे पास सपोज 10 लाख रुपए है, आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं? कहीं भी उसको ले आ सकते हैं, ठीक है। चेक के रूप में, डीडी के रूप में, कैश भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कैपिटल डिप्रिसिएट्स। डिप्रिसिएट्स का अर्थ है डिक्रीज इन वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। डिप्रिसिएट का क्या अर्थ है? डिक्रीज इन वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि समय के साथ उसके वैल्यू में कमी आना। जैसे आज अगर हम 1 लाख रुपया लेके रखे हुए हैं और उसको हम कहीं उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसको हम सोच रहे हैं कि 10 साल के बाद उपयोग में करें, तो वो क्या होगा? 10 साल के बाद उस 1 लाख रुपये का वैल्यू 1 लाख नहीं रहेगा, हो सकता है 60,000 हो जाए, हो सकता है 50,000 ही बच जाए, ठीक है। तो वही है कि कैपिटल का वैल्यू समय के साथ घट जाता है, ठीक है। फिर क्या है? कैपिटल इज स्टोर्ड अप लेबर। तो कैपिटल को कमाने के लिए क्या करता है? आदमी मेहनत करता है, ठीक है। जैसे आज हम मजदूरी करके 100 रुपया कमाए, कल 100 रुपया कमाए, स्टेप 10 दिन किए, तो हम कितना कमा लिए? 1000 रुपया, ठीक है। तो 1000 रुपया क्या है? एक तरह से मेरे 10 दिन का मजदूरी है, ठीक है, या 10 दिन का मेरा मेहनत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पैसा को कमाने में मेहनत लगता है, ठीक है। फिर क्या है? कैपिटल इज डिस्ट्रक्टेबल।
ऑल कैपिटल गुड्स आर डिस्ट्रक्टेबल एंड आर नॉट परमानेंट बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस यूज। जैसे कि मशीन एक कैपिटल है, तो वो क्या होता है कि समय के साथ क्या होता है, वो डिस्ट्रक्टेबल मतलब जिसका नासवान है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे जैसे मशीन है 10 साल 20 साल काम करेगा, फिर वो स्क्रैप हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। जैसे ट्रक है तो 10 साल 15 साल 20 साल चलेगा, फिर क्या होगा, वो पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर एक बार इसको पढ़ा देते हैं ना, कैपिटल इज स्टोर्ड अप लेबर। तो स्कॉलर्स मतलब पढ़े लिखे विद्वान लोग, स्कॉलर्स एडमिट दैट कैपिटल इज स्टोर्ड अप लेबर बाय पुटिंग इन इज लेबर मैन अर्न्स वेल्थ, ए पार्ट ऑफ दिस वेल्थ। आदमी क्या करता है, मेहनत करके पैसा कमाता है, ठीक है। ए पार्ट ऑफ दिस वेल्थ इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड। तो वेल्थ का जो उसका कुछ पार्ट होता है, उसको वो क्या करता है, कुछ गुड्स को कंज्यूम करने में, जैसे खाना कपड़ा रहना, ठीक है, ये सब में खर्च करता है। और जो बाकी बचता है उसको आदमी क्या करता है, बचाता है। जो बाकी पार्ट बचा के क्या करता है, सेव करता है। और जब सेव को वो कहीं इन्वेस्ट करता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में अंतर है, ठीक है। जैसे आज हम 10 रुपये बचाए रख लिए साइड में, फिर इस तरह से 3 महीना बचा है, ठीक है, तो उसको साइड में रख लिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेविंग। और जब वो 3,000 रुपया हो गया, उसी को हम लोग कोई बिजनेस में लगा दिए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो जब उसी पैसे को आदमी जब इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स कैपिटल इज द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सेविंग्स ऑफ ए मैन, देयरफॉर कैपिटल इज स्टोर्ड अप लेबर, ठीक है। कैपिटल इज डिस्ट्रक्टेबल। तो वेल्थ एंड कैपिटल में अंतर देखते हैं, ठीक है। तो आदमी जो मेहनत करके कमाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्थ बोलते हैं। या जो उसके पास है, ठीक है, किसी के पास ज़मीन हो सकता है, किसी के पास पैसा हो सकता है, ठीक है, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, वेल्थ। तो कैपिटल और वेल्थ में अंतर क्या है, द पार्ट ऑफ वेल्थ। सपोज मेरे पास 5 लाख रुपया है, तो वो मेरा वेल्थ कितना है, 5 लाख रुपया है। तो उस 5 लाख रुपए में हम क्या कर रहे हैं, 3 लाख को क्या कर दे रहे हैं, किसी बिजनेस में लगा दे रहे हैं। तो द पार्ट ऑफ वेल्थ यानी उस 5 लाख का 3 लाख रुपया जो है, दैट इज़ डिवोटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फर्दर वेल्थ। तो हमारे जो नेट, हमारे पास जो वर्थ है, जो नेट हमारे पास पैसा है, उसका वो पोर्शन जिसको हम लोग कहीं इन्वेस्ट कर दे रहे हैं या किसी बिजनेस में लगा दे रहे हैं और धन को कमाने के लिए और वेल्थ को कमाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल देखो, अब जैसे कि पैसा है, वो भी पैसा ही है, जो 3 लाख रुपये हम बिजनेस में लगाए, और जो 2 लाख रुपया हमारे पास बचा हुआ है वो भी पैसा है। तो जो बाकी 2 लाख बचा हुआ उसको हम लोग पैसा क्यों नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कैपिटल क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो उसके पीछे ये रीज़न है कि कैपिटल उसी पार्ट ऑफ वेल्थ को, धन के उस भाग को हम लोग कैपिटल बोलते हैं जिसको हम लोग और धन कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसी पैसे से अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने लिए अच्छा ड्रेस खरीद रहे हैं या फिर जापान इंग्लैंड का टूर कर ले रहे हैं, तो उसको हम लोग कैपिटल नहीं बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर पैसा खर्च हो जा रहा है, वो फिर हमको कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है पैसे के टर्म में, ठीक है। तो वैसा पार्ट ऑफ वेल्थ, वैसा धन जिसको हम लोग और धन कमाने के लिए लगा रहे हैं, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। बाकी को हम लोग मनी बोल सकते हैं, सेविंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही है ना। फिर क्या है, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लेबर, ठीक है। लेबर, LABOUR। तो लेबर का क्या अर्थ होता है, लेबर का अर्थ होता है मेहनत, ठीक है। लेबरर, LABOURER, ठीक है। इस लेबर का अर्थ होता है मेहनत, और लेबरर का अर्थ होता है मेहनत करने वाला या मजदूर, ठीक है, या वर्कर, ठीक है। तो ये अंतर देख लिए। तो लेबर क्या है, लेबर इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल वर्क अंडरटेकन फॉर सम मोनेटरी रिवार्ड। तो जैसे कि हम कहीं जा कर के मजदूरी कर रहे हैं, या जैसे कि कहीं जा कर के कोचिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मजदूरी करने वाले आदमी क्या कर रहा है कि वो फिजिकल काम कर रहा है, यानी ये शारीरिक श्रम, शारीरिक मेहनत कर रहा है, ठीक है। और पढ़ाने में वो क्या कर रहा है, मेंटल वर्क कर रहा है, ठीक है। या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम बैंक में काम कर रहे हैं, तो हम फिजिकल वर्क उतना नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो लेबर में फिजिकल वर्क भी आता है और मेंटल वर्क भी आता है। वो क्यों किया जा रहा है, तो वो पैसा कमाने के लिए, मोनेटरी, MONETARY, मोनेटरी मतलब रिलेटेड विथ मनी, है ना। मोनेटरी रिवार्ड यानी कि कुछ वो पैसा कमाने के लिए जो भी फिजिकल या मेंटल वर्क किया जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर बोलते हैं, ठीक है।
इस तरह से इन दिस वे वर्कर्स वर्किंग इन फैक्ट्रीज सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, जो वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, डॉक्टर जो सर्विस दे रहे हैं, वकील सर्विस दे रहे हैं, ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, टीचर्स एक्सेट्रा, आर ऑल इंक्लूडेड इन लेबर। ठीक है, सब कुछ मेहनत जो होता है वो लेबर में इंक्लूड हो जा रहा है। अगर हम लोग जैसे कि ऐसे ही रोड को साफ़ कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं ना, उसमें क्या कर रहे हैं, पैसा नहीं कमाना है मेरे को, ऐसी समाज सेवा कर रहे हैं। ठीक है, सुबह सुबह मेरा आदत है कि हम अपने घर के आसपास के एरिया को साफ़ कर देते हैं, तो वो लेबर में आएगा, वो लेबर में नहीं आएगा। ठीक है, लेबर में इकोनॉमिक्स में देखो, जहाँ बदले में उनको पैसा या कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उस वो चीज़ लेबर में नहीं आता है। ठीक है, देखो, एनी फिजिकल और मेंटल वर्क विच इज़ नॉट अंडरटेकन फॉर गेटिंग इनकम बट टू अटेंड प्लेजर और हैप्पीनेस इज़ नॉट लेबर। तो वैसा कोई काम जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, चाहे तो दिल को संतुष्टि मिले, ठीक है, या हमको अच्छा लग रहा हो, उसके लिए कर रहे हैं, तो उसको वो लेबर की श्रेणी में नहीं आता है। फिर है आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर। तो इसका अर्थ क्या है कि पहला मतलब लेबर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, लेबर के गुण क्या है। तो पहला है लेबर इज़ पेरिसेबल। सपोज आज हम क्या किए, दिन भर मेरे को काम करना था, आज हम काम नहीं किए, आज क्या किए, पूरा दिन सो गए, आज क्या किए, पूरा दिन सो गए, तो क्या हुआ, हमारा आज का जो मेहनत था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो लेबर इज़ पेरिसेबल, यदि आज हम काम नहीं किए तो आज का मेहनत हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, लेबर इज मोर पेरिसेबल देन अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यदि पैसा था, ठीक है, तो आज हम पैसे को नहीं लगाए तो वो पैसा मेरा ख़त्म नहीं हो गया है ना। आज अगर पैसे को हम बिजनेस में नहीं लगाए तो हमारा पैसा ख़त्म नहीं हो गया, लेकिन आज हम अगर मेहनत नहीं किए तो हमारा आज का श्रम क्या हुआ, वेस्ट हो गया है ना। तो जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लेबर है, मैन है, मशीनरीज है, कैपिटल है, ठीक है, उन सब में सबसे ज़्यादा पेरिसेबल क्या है, वो लेबर है। सबसे ज़्यादा मोबाइल क्या है, वो मनी है। ठीक है, इट मीन्स लेबर कैनॉट बी स्टोर्ड। हम अपने मेहनत को स्टोर नहीं कर सकते कि आज हम सोएंगे दिन भर और कल इसका 4 गुना मेहनत कर देंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो अगर हम आज काम नहीं करें तो हमारा आज दिन का मेहनत क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो द लेबर ऑफ एन अनएम्प्लॉयड वर्कर इज लॉस्ट, द लेबर ऑफ एन अनएम्प्लॉयड वर्कर इज लॉस्ट फॉर एवर फॉर दैट डे व्हेन ही डज नॉट वर्क। आज हम काम नहीं किए तो आज का हमारा जो लेबर था, मेहनत जो हम कर सकते तो वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, लेबर कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबरर। मेहनत और मजदूर दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग नहीं, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर है लेस मोबिलिटी ऑफ लेबर। तो एमपी का लेबर लंदन जाके या इंग्लैंड जाके उतना काम नहीं करेगा। ठीक है, एमपी का लेबर दिल्ली उतना नहीं जाना चाहेगा, तो लेबर की मोबिलिटी क्या होती है, कम होती है ना। फिर देखते हैं इन एलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर, कि लेबर का क्या है, सप्लाई क्या है, इन इलास्टिक का प्राइस बढ़ने से भी हमको ज़्यादा मजदूर नहीं मिलने लगा। ठीक है, मान लो इस शहर में मजदूरी करने वाले 100 लोग हैं, तो उनका मजदूरी हर दिन उनको 300 रुपये मिलता था, तो आज हम 500 रुपये मजदूरी करने लगेंगे तो 150 लेबर कहीं से नहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो दाम बढ़ने से या उनका मजदूरी बढ़ने या घटने से लेबर का सप्लाई पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, फिर क्या है, लेबरर, मजदूर एक इंसान होता है और वो एक मशीन नहीं होता है। ठीक है, और क्या है, अगला पॉइंट है लेबरर सेल्स हिज लेबर। मजदूर अपना मेहनत बेचता है, वो अपने आप को नहीं बेचता। ये सब क्या है कि इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो नियम जो मजदूरों के लिए लागू हुआ है उसमें ये सब मेंशन है। ठीक है, कि एक मजदूर को हम नहीं खरीद सकते, बस हम उसकी मेहनत को खरीद सकते हैं ना। फिर आगे क्या है, इंक्रीज इन वेजेस में रिड्यूस द सप्लाई ऑफ लेबर। कि अगर वेजेस मजदूर का मजदूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उनका सप्लाई घट जाएगा। ठीक है, अगर हम उसको 300 के जगह 3000 रुपये देने लगे तो वो 10 दिन फिर काम करने नहीं आएगा, है ना। डिफरेंस इन द एफिशिएंसीज ऑफ लेबर, हर मजदूर का क्या होता है, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता अलग अलग होता है। फिर आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है मनी, है ना, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके।